कभी सोचा है आपने कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक बड़े से पेड़ में बदल जाता है, या हमारे अपने शरीर के अंदर खरबों कोशिकाएं मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं? इन सारे और ऐसे ही हजारों सवालों का जवाब हमें एक ही जगह मिलता है। वो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की शानदार दुनिया। तो चलिए आज जीवन के इन्हीं रहस्यों को समझने के एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। अच्छा, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये जीवन या लाइफ है क्या? सदियों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। हम एक पत्थर और एक उड़ते हुए पक्षी के बीच फर्क कैसे करते हैं? यहीं पर बायोलॉजी हमारी मदद करती है। वो हमें एक फ्रेमवर्क देती है इन सवालों के जवाब ढूंढने का, और ये सब शुरू होता है जीवन को डिफाइन करने की कोशिश से। अक्सर किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके नाम को ही देखना काफी होता है। बायोलॉजी, ये शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, बायो जिसका मतलब है जीवन और लोगोस जिसका मतलब है अध्ययन। तो सीधे शब्दों में कहें तो जीव विज्ञान है जीवन का अध्ययन। ये परिभाषा जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी भी है। ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि 1800 से पहले जीवन के अध्ययन को एक अलग साइंस की तरह देखा ही नहीं जाता था। फिर साल 1801 में लमार्क और ट्रेवेरिनस ने बायोलॉजी शब्द को गढ़ा, और उन्होंने सिर्फ एक नाम नहीं दिया बल्कि एक पूरी की पूरी नई साइंटिफिक ब्रांच की पहचान बनाई, जिसने जीवन को अपने आप में एक जरूरी विषय माना। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और बायोलॉजी की कहानी हमें ले चलती है एंशिएंट ग्रीस में, जहां एक महान विचारक ने पहली बार जीवन को एक सिस्टमैटिक तरीके से देखना और समझना शुरू किया। ये थे अरस्तु, प्लेटो के छात्र और सिकंदर महान के गुरु। अरस्तु सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि उनकी नज़र एक वैज्ञानिक की थी। उन्होंने जानवरों और पौधों को बहुत ध्यान से देखा, उनके शरीर की बनावट, उनके व्यवहार और उन्हें क्लासिफाई करने का काम किया। सही मायनों में वो पहले इंसान थे जिन्होंने जीवन को कहानियों और मिथकों से निकालकर तर्क और ऑब्जर्वेशन के दायरे में लाया। अरस्तु का काम इतना फाउंडेशनल था कि आज हम उन्हें जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और उन्होंने जानवरों पर इतनी गहरी स्टडी की कि उन्हें जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूओलॉजी भी माना जाता है। उन्होंने जो नींव रखी, उसी पर आने वाली सदियों में बायोलॉजी की ये पूरी इमारत खड़ी हुई। तो जैसे जैसे बायोलॉजी का ज्ञान बढ़ा, वो एक बड़े पेड़ की तरह अलग अलग शाखाओं में बंट गया। हर शाखा जीवन के एक खास पहलू की स्टडी करती है। चलिए इस ज्ञान के पेड़ की कुछ दिलचस्प शाखाओं की सैर करते हैं। सबसे पहले आती है एंटोमोलॉजी, जो हमें कीड़ों की अविश्वसनीय दुनिया में ले जाती है। क्या आपको पता है, धरती पर जितने भी जानवरों की स्पीशीज हैं, उनमें से 80% से ज्यादा तो कीड़े ही हैं। ये ब्रांच उनके लाइफ साइकिल, उनके व्यवहार और इकोसिस्टम में उनके जरूरी रोल को समझने में मदद करती है। फिर आती है माइकोलॉजी यानी फंगाई या कवक का अध्ययन। ये न तो पौधे हैं और न ही जानवर। मशरूम, मोल और यीस्ट का ये रहस्यमयी साम्राज्य डीकंपोजर्स के तौर पर हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, पेनिसिलिन जैसी लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स भी हमें इन्हीं से मिली है। अगर आपको भी पक्षियों को देखना, उनके गीत सुनना अच्छा लगता है, तो ये ब्रांच आपके लिए है। ऑर्निथोलॉजी, ये शाखा पक्षियों के माइग्रेशन के कमाल के कारनामों से लेकर उनके कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर और पर्यावरण के स्वास्थ्य के इंडिकेटर के रूप में उनकी भूमिका की स्टडी करती है। और हमारे प्लैनेट के शांत पहरेदार यानी पेड़, उनके बारे में हमें डेंड्रोलॉजी सिखाती हैं। ये शानदार जीवित प्राणी जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, भोजन और घर देते हैं, और हमारे ग्रह की क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं। देखिए, बायोलॉजी सिर्फ नेचर को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया की समस्याओं को हल करने के बारे में भी है। हाइड्रोपोनिक्स जैसी मॉडर्न ब्रांचेस हमें दिखा रही हैं कि कैसे हम बढ़ती आबादी के लिए कम जगह में और बिना मिट्टी के भी खाना उगा सकते हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। स्क्रीन पर देखिए, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, जो हमारे खाने के पॉलिनेशन के लिए जरूरी है। सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन से हमें रेशम मिलता है। एक थियोलॉजी से हम पानी के अंदर की दुनिया को समझते हैं। ये दिखाता है कि बायोलॉजी की दुनिया कितनी ज्यादा डाइवर्स और विशाल है। तो इन अलग अलग ब्रांचेस को जानना तो एक बात है, लेकिन उन फंडामेंटल आइडियाज को समझना बिल्कुल दूसरी बात है, जो इन सबको आपस में जोड़ते हैं। कुछ ऐसे आइडियाज थे जिन्होंने हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया, और जीवन को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल गया।
एवोल्यूशन की पहेली को सुलझाने के लिए दो बड़े विचार सामने आए। पहले लामार्क ने सोचा कि अगर एक जिराफ अपनी गर्दन को ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए बार बार खींचे तो उसके बच्चे लंबी गर्दन के साथ पैदा होंगे। लेकिन फिर डार्विन आए एक ज्यादा पावरफुल आइडिया के साथ, नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने कहा कि असल में जिन जिराफों की गर्दन कुदरती तौर पर थोड़ी लंबी होती है, उन्हें बेहतर खाना मिलता है, वो ज्यादा जीते हैं और ये गुण अपने बच्चों को पास करते हैं, और धीरे धीरे हजारों सालों में पूरी प्रजाति की गर्दन लंबी हो जाती है। यही वो आइडिया है जो आज मॉडर्न बायोलॉजी की नींव है। डार्विन के काम ने एक वैज्ञानिक क्रांति ला दी। इसके बाद श्लाइडन और श्वान ने सेल थ्योरी दी, जिसने बताया कि हर जीवित चीज कोशिकाओं यानी सेल्स से बनी है, ये जीवन की ईंटें हैं। फिर ग्रेगर मेंडल ने अपने बगीचे में मटर के पौधों पर प्रयोग करके हमें आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के नियम दिए। इसके बाद ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन का आइडिया दिया, यानी जीन्स में होने वाले अचानक बदलाव। और फिर 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को खोजकर इन सभी डॉट्स को कनेक्ट कर दिया और जीवन के असली कोड को हमारे सामने रख दिया। जेम्स वॉटसन ने बिल्कुल सही कहा था, जीवन का रहस्य डबल हेलिक्स है। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की खोज नहीं थी, ये वो चाबी थी जिसने जेनेटिक्स, इवोल्यूशन और सेल बायोलॉजी के दरवाजे एक साथ खोल दिए। कमाल की बातें हैं ना। एक शांत बगीचे में मटर के दानों से शुरू हुई एक खोज ने हमें डीएनए के खूबसूरत और जटिल स्ट्रक्चर तक पहुंचा दिया। इन सिद्धांतों ने बायोलॉजी के अलग-अलग धागों को एक साथ बुनकर समझ का एक पूरा कपड़ा तैयार कर दिया। आज चाहे कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक सेल के अंदर झांक रहा हो या कोई इकोलॉजिस्ट एक पूरे जंगल की स्टडी कर रहा हो, वो सब के सब सेल थ्योरी, इवोल्यूशन और जेनेटिक्स के इन्हीं फंडामेंटल नियमों पर काम कर रहे हैं। यही तो बायोलॉजी की असली ताकत और खूबसूरती है। और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी के साथ हम अब सिर्फ जीवन को समझ नहीं रहे हैं, बल्कि उसे बदलने की ताकत भी हासिल कर रहे हैं। तो अब अगला बड़ा सवाल क्या है? क्या हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक पाएंगे? क्या हम विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस ला सकते हैं? बायोलॉजी का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और यकीनन ये इंसानी इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय हो सकता है।